नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित राय। और वो जुलाई का ही महीना था, 19 साल पहले की बात है, जब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया था। जुलाई का महीना जिसमें 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस ट्रेन के ब्लास्ट में। और अब ये जुलाई का ही महीना है जब उस पर फैसला आया है कि 12 जो दोषी थे, जिनको मकोका कोर्ट ने दोषी ठहराया था उस ट्रेन ब्लास्ट में, उन 12 दोषी लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये कहकर कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उनमें जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाए, पर्याप्त वजहें नहीं बता पाई कोर्ट और निचले कोर्ट, और जो जो प्रोसिक्यूशन है वो पर्याप्त वजह ही नहीं बता पाई कि उनको दोषी ठहराने के। तो इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या कमियां कहीं कहाँ रह गई, खामी कहाँ रह गई, और हाई कोर्ट के फैसले में और क्या क्या कहा गया है, इस पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी ललित राय। ललित, ये 19 साल बाद उस सनसनीखेज जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था जिसने पूरे देश को दहला दिया था, उसपे ये फैसला आना, ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। क्या है इस फैसले में ऐसा? मनु, देखिए, दो चीज है कि 2006 में ये घटना घटती है जब वेस्टर्न रेलवे पर सिलसिलेवार तरीके से धमाका होता है, जिसमें 189 लोगों की मौत होती है, 900 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो जाते हैं। कुल 12 लोगों के ऊपर चार्जशीट होती है और यह मुकदमा 9 साल तक चलता है। 2015 का वो साल है। यही 12 लोग जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में या साक्ष्यों को पुख्ता नहीं माना, उस आधार पर बरी किया है। लेकिन मकोका की स्पेशल कोर्ट ने 2015 में इन्हीं 12, अब तो ये मतलब आरोप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन तब वो आरोपी थे और उनको दोष सिद्धि की थी और सजा सुनाई थी, जिसमें से 12 में से 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा और 5 को डेथ पेनल्टी थी, मतलब उनको मौत की सजा थी। तो यानी कि घटना एक घटती है और उसके बाद दो फैसले हम लोग के सामने हैं। अब चूंकि अपर कोर्ट ने फैसला उनके आरोपियों, दोषियों के या आरोपियों के फेवर में दिया है, तो वो फैसला ही अंतिम माना जाएगा फिलहाल, कि जब तक कि सरकार की तरफ से कोई अपील जो है अपर कोर्ट में और न फाइल की जाए। लेकिन ये बड़ा अपने आप में मनु सवाल तो उठता ही उठता है कि एक घटना घटती है और उस घटना को लेकर के एक जज का रेफरेंस कुछ और होता है, फैसला कुछ और आता है। खैर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन में मतलब फैसला सुनाते हुए जो टिप्पणियां की हैं, वो सोचिए कि वो कितना ज्यादा जांच एजेंसी के लिए मतलब अब दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। कि उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि कोई भी एक साक्ष्य जो पेश किया गया है वो कहीं किसी ग्राउंड पर ठहरता ही नहीं। जैसे कि मसलन किस तरह का बम इस्तेमाल में लाया गया था, उसके अतिरिक्त और क्या साक्ष्य थे, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो गवाह पेश किए गए थे, उन गवाहों की जो गवाही है वो उसको भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा कुल मिला जुला करके पूरा पूरा जो ये मामला वो दोषियों के पक्ष में गया है। और मनु, आपको बता दें कि एक जो कन्विक्टेड था 2015 में, उसकी मौत 2021 में कोविड के दौरान हो गई थी। अब आज की तारीख में 11 लोग जो कि सजा काट रहे थे 2015 से लेकर के आज की तारीख में, वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नजर में पाकसाफ है। तो जो 12 लोग इसमें दोषी करार दिए थे, उसमें एक की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद वो बरी हो गया है, मतलब पूरे सभी जितने 12 लोग इसमें दोषी थे वो सभी बरी हो गए हैं। इस हाई कोर्ट के फैसले में जो दो जो मेंबर, जो खंडपीठ है, उसने जो उसमें न्यायमूर्ति अनिल किशोर और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की विशेष पीठ है, जो उसने जो है जांच में और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी उसके उसमें कई गंभीर खामियां पाई हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, कहीं छपा है कि अभियोजन पक्ष जो है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। ये विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने ये अपराध किया, इसलिए उनकी दोष सिद्धि को रद्द किया जाता है। अब देखिए, 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि आ, ये विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने ये अपराध किया, जबकि मकोका कोर्ट जो है
सबको आरोपी दोषी ठहरा चुकी है। तो ये तो ललित मतलब ये तो एटीएस के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा ये जो फैसला आया है। निश्चित तौर पे मनु सबसे बड़ी चीज है कि एटीएस के लिए झटका तो है ही। खास तौर से क्या है कि इतनी कठिन परिश्रम के बाद मुंबई जब ब्लास्ट हुआ था 2006 में, और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और उसके खिलाफ जो तमाम तरह के साक्ष्य बनाए गए, इकट्ठा किए गए और उसके बाद वो पेश किए गए, तो वो साक्ष्य मकोका की कोर्ट में तो ठहरता है, लेकिन 2015 के बाद जब यह मामला आगे बढ़ता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, और जिस तरीके से 2 जजेस की बेंच ने टिप्पणी की है, वो अपने आप में कुल मिला जुला करके जो टिप्पणी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जिस तरीके से जांच की गई, जिस तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से विटनेसेस जो पेश किए थे, वो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बना बनाया एक हिसाब किताब है और बनी बनाई एक कहानी है। उस कहानी को नरेट किया गया है क्योंकि सर्कमस्टांशियल जो परिस्थिति पर मौके पर जो साक्ष्य अवेलेबल थे, जो आरोपी थे या दोषी थे उस समय, वो कुछ इस तरह की बातें नहीं मिलती हैं कि उनको कॉर्पोरेट किया जाए कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि सवाल ये नहीं है कि 12 आज की तारीख में अदालत की नज़र में 12 जो दोषी थे वो दोष सिद्धि नहीं है, दोषमुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसी के पास जो है हायर कोर्ट में अपील करने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका है। और कहा भी जाता है कि न्याय की लड़ाई में जब अंतिम अंतिम जो ठिकाना होता है वहां से जो भी कुछ फैसला आता है, तब तक जो है आप किसी को मतलब प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ये बात सच है कि 2015 में वो कन्विक्ट हुए और उसके बाद आज 2025 में जाकर के वो दोषमुक्त हुए हैं, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियों के पास एक मौका है कि वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि एक आधार बनता है कि लोअर कोर्ट ने कम से कम इन्हीं 12 आरोपियों को जो सजा सुनाया था और उसके बाद जो अपर कोर्ट ने उसको माना नहीं है। लिहाजा इसमें जजमेंटल क्या एरर हो सकती है या जजमेंट को लेकर के उसकी क्या व्याख्या हो सकती है, उसके लिए जांच एजेंसी के पास भी मौका है और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि जांच एजेंसी जो है इसके खिलाफ जो अपील करे। तो ललित कह रहे हैं कि अभी जांच एजेंसी के पास मौका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो दस्तक दे सकती है इस मामले को लेके। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने जो जांच प्रक्रिया रही है उसमें जो गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि इस जो ट्रेन ब्लास्ट की जांच की गई है उसमें कई गंभीर खामियां रही हैं, जिसमें 7 लोकल ट्रेन की बोगियों में धमाके हुए थे जो वेस्टर्न सबर्ब लाइन 2006 की बात है। और कोर्ट का कहना है कि जो विस्फोटक और सर्किट बॉक्स थे जो चीजें बरामद हुई हैं उनके साथ गलत तरीके से हैंडलिंग की गई है, ऐसा इशारा मिलता है, जिन्हें बम बनाने में इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट का यह भी कहना था कि टैक्सी ड्राइवरों और कथित चश्मदीदों और बम बनाते हुए आरोपियों को देखने का दावा करने वालों की गवाही को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इन गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है। तो अगर गवाही विश्वसनीय नहीं है ललित, तो मतलब जो जांच एजेंसी है खासकर एटीएस, उस पे तो बहुत बड़ा सवाल लगता है इस तरह की टिप्पणी से। हाँ, निश्चित तौर पे अगर अपर कोर्ट ये कहती है कि वही सारे साक्ष्य जिनके आधार पर सजा हुई और उन साक्ष्यों को अपर कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और उसमें गंभीर खामी पाई है, तो स्वाभाविक तौर पे है कि जांच एजेंसी की जो एक प्रक्रिया रही है पूरे इन्वेस्टिगेशन पर सवाल तो उठाती है। और आपने देखा भी होगा कि ये बार बार मतलब जब इस तरह के बम ब्लास्ट होते हैं या हुए हैं पीछे, और इस तरीके से जांच एजेंसियों पर बार बार ये सवाल उठा है कि जो भी अक्यूज्ड जो फैमिलीज रही हैं उनका ये कहना रहा है कि मतलब जिस तरीके से उनके मतलब परिवार वालों को या जो भी शख्स था उसको उठाया गया या उसको फ्रेम किया गया, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से फ्रेम किया गया, तो इस तरह की के आरोप लगते रहे। लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष ये भी है कि आप ये देखिए कि आखिरकार जब 2006 में यह घटना घटती है और 180 से ज्यादा परिवार तबाह इस आधार पे हो जाते हैं कि उनका कोई न कोई अपना नियर एंड डियर जो है खो चुके हैं उस घटना में, तो उनके लिए भी एक बड़ी मतलब दुख की घड़ी है कि कम से कम आज जो फैसला जो आया है कम से कम उनके उन घावों को फिर से जो जख्मों को हरा कर दिया है। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने भी एक हाई कोर्ट ने कम से कम ये टिप्पणी करके साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियों को अपनी जो कार्रवाई या जांच की जो प्रक्रिया होती है शायद उसमें बहुत सारी जो खामियां होती हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। केवल आप जो है
किसी को कन्विक्ट कराने के लिए किसी साक्ष्य को पेश करिए, वो मतलब नहीं रखता है। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था में उन लोगों को, तमाम करोड़ों लोगों को जो है भरोसा होगा जिनको ऐसा लगता है कि शायद उनके अपने किसी मामले में गलत तरीके से फंसा दिए गए थे, तो उनको कम से कम एक भरोसा मिलेगा कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो ट्रांसपेरेंट है, और आपने अगर गलती नहीं की है तो कम से कम न्याय की उम्मीद जो है आप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पर आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन ये बात सही है कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो जांच एजेंसी के ऊपर लगा ही लगा है। तो एक क्वेश्चन मार्क लगा है, और जो भरोसा है न्याय व्यवस्था पे कुछ लोगों को और जो है वो पुख्ता हुआ है भरोसा। लेकिन जो 180 के करीब लोग उन ट्रेन धमाकों में मारे गए थे, उनके परिवारों के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि 19 साल के बाद उनकी जो जख्म है, वो जो जख्म इतने सालों से उनको लगे थे, वो जो है फिर से हरे हुए हैं, ताज़ा हुए हैं, जैसे कि ललित जी बता रहे हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो कोर्ट की तरफ से में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में, ये जो फैसले में जो चीज़ें मीडिया में आई हैं, उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड उन पुलिस अधिकारियों ने कराई जो कि अधिकृत थे ही नहीं। साथ ही 4 महीने बाद की गई गवाही पहचान और 4 साल बाद कोर्ट में की गई पुनः पहचान को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने संदिग्ध बताया है। कोर्ट का कहना है कि घटना के दिन इन गवाहों को आरोपियों को पहचानने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था, और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ये पाया है कि आरोपियों के कथित जो स्वीकारोक्त बयान हैं वो अपूर्ण और अविश्वसनीय हैं। तो ये तो पूरी जांच प्रक्रिया, ये जो कोर्ट का जो कमेंट है, कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद जो फैसला है, ये तो पूरी जांच प्रक्रिया को मतलब पूरा उलट के रख देता है ललित। नहीं मनु, इसमें एक अहम बात यह भी है कि आप ये देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला कब आया। आखिरकार इसी मामले में 2006 का जो मसला है, उस मसले में 2015 में मकोका की स्पेशल कोर्ट तो 12 लोगों को दोषी करार देती है और उसके बाद जो सजा भी सुनाती है, जिसमें 7 को उम्र कैद है, 5 को फांसी की सजा लगती है। तो कहने का अर्थ है कि आप पूरी तरीके से मतलब ठीक है, अपर कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन को देते हुए जो पूरी घटना है, उसको जो सीक्वेंस है, जो एविडेंसेस जो पेश किए गए, उसको देखते हुए जजेस ने, 2 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया। लेकिन इस तरीके से आप इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आखिरकार इसमें अगर आज की तारीख में देखा जाए कि 2 कोर्ट में मसला गया और जो फैसला वो 1:1 का ही रहा कि एक अदालत ने उनको दोषी माना और उसके बाद सजा सुना दी, दूसरी अदालत ने उनको क्या है कि दोषी नहीं माना और उनको बरी कर दिया। लेकिन अब क्या है कि यह मामला अपर कोर्ट में निश्चित तौर पे जहां तक उम्मीद है वो जाना मतलब जांच एजेंसी जाएंगी इसके खिलाफ, क्योंकि सरकारों का भी एक नजरिया है कि भाई इसको टेररिज्म को लेकर के जो आतंकी वारदातें होती हैं या बम ब्लास्ट जैसी वारदात होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं या आरोपी हैं या दोषी सिद्ध लोग हैं, उनको मुकम्मल मतलब सजा मिले। तो ये नहीं कह सकते कि जांच एजेंसी की पूरी जांच प्रक्रिया ही वो खामियों से भरी हुई थी। अगर खामियों से भरी होती तो निश्चित तौर पे लोअर कोर्ट से भी शायद ये 12 जो आज बरी हुए, जिसमें से अभी 11 ही है, एक तो मर चुका है, तो जो 11 मतलब बरी हुए हैं वो कम से कम जो है दोष सिद्ध उस समय भी कर दिए जाते हैं 2015 में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये चूंकि क्या है कि निर्णय जो हुआ है और निर्णय की समीक्षा हुई है और उस समीक्षा के आधार पर जजमेंट हुआ है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि जब ये मामला अगर अपर कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो किस तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये मनु आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो जांच की जो एक तौर और तरीका है उसको हमेशा क्वेश्चन मार्क के दायरे में रहा ही रहा है, और खासतौर से अदालतों ने कम से कम उन साक्ष्यों को तो कभी माना ही नहीं और कानूनी तौर पर उनको माना भी नहीं जाता है जो पुलिस के सामने बयान दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि आरोपी बार बार ये कहता है कि पुलिस ने ये पूरी जबरदस्ती के साथ जोर जबरन बयान जो है दर्ज कराया। तो ये भी एक आधार आप देखिए कि ये भी एक आधार रखा गया है कि जो आरोपियों की तरफ से मतलब दोषियों की तरफ से जो बातें रखी गई जो है उसमें कहा गया कि पुलिस ने जोर जबरन मतलब कबूलनामा कराया था, तो उसको भी अदालत ने माना है कि
उसको नहीं माना जा सकता और अदालत इस आधार पर और बहुत सारे आधारों पर उनको दोष मुक्त कर दिया। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जो यातनाओं की बात उन दोषियों ने अदालत में कही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको माना है कि हाँ, उनके साथ पूछताछ में ज्यादती हुई है। जैसा ललित बता रहे हैं कि 12 लोगों को दोषी करार दिया था मकोका कोर्ट ने। 2015 की बात है, विशेष कोर्ट जो मकोका कोर्ट है उसने 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें 5 लोगों को फांसी की सजा और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इन सबको अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिन 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनमें से एक की मौत हो चुकी है, उसका नाम कमाल अंसारी है। तो 12 में से 11 लोग, मतलब जिनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी और जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, वो सारे के सारे अब इन आरोपों से बरी हो गए हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है तो इनकी सजा रद्द मानी जा सकती है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, जो कि जुलाई 2006 में जो ट्रेन में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे बॉम्बे में, मुंबई में, उसको लेकर आया है। और आपको याद होगा उन ट्रेन ब्लास्ट को लेकर एक फिल्म भी बनी थी, वेडनेसडे। तो वो जो है वेडनेसडे वाला फैसला आज मंडे में आया है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इतिहास का बहुत बड़ा वो वारदात थी, बहुत बड़ी घटना थी जो ट्रेन में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था। तो अब देखना ये है कि सबकी नजर इस पर रहेगी कि एटीएस आगे क्या रुख अपनाती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, कब जाती है, क्या जाती है, और जो खामियां यहाँ गिनाई गई हैं उनको कैसे वो दुरुस्त करती है। तो ललित, इस डिटेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूवर्स, आप जो हमारे साथ जुड़े रहे इस बातचीत के दौरान, इस चर्चा के दौरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट क्या प्रोग्राम आने वाला है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ललित राय, आपका डिटेल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।